हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इम्पैक्टफुल वीडियोस। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कलाम साहब अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद एज अ ट्रेनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलोर को ज्वाइन किया। तो क्या वे अपने करियर की शुरुआत एक अच्छी नौकरी से कर पाएंगे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। HAL से यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद कलाम साहब को दो जगह से नौकरी के इंटरव्यू कॉल्स आते हैं और दोनों ही नौकरियों के ऑफर उनके पैशन से जुड़े हुए थे। एक नौकरी का कॉल था इंडियन एयरफोर्स से, जिसके लिए उन्हें एयरफोर्स पायलट के लिए इंटरव्यू देना था देहरादून में, और दूसरा कॉल उन्हें आया था डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन यानी DTD&P मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली से। कलाम साहब इन दोनों इंटरव्यू कॉल्स को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और इन दोनों इंटरव्यूज़ को अटेंड करने के लिए वे रवाना हो जाते हैं दिल्ली के लिए, जहां वे DTD&P के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं। उनके मुताबिक उनके लिए इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। इस इंटरव्यू के बाद वे अपना दूसरा इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाते हैं देहरादून में, जो कि इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट के लिए था। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि एक एयरफोर्स पायलट बनना आसान काम नहीं है और यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, चाहे वो एज हो, चाहे हमारी एजुकेशन हो, चाहे फिज़िकल कंडीशन हो या फिर स्मार्टनेस। कलाम साहब इस इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए बहुत डिटरमाइन थे, लेकिन वे अंदर से थोड़े बेचैन भी थे। उस समय इस फाइटर पायलट की पोजीशन के लिए 25 और कैंडिडेट आए हुए थे, लेकिन वैकेंसीज थी सिर्फ 8 और कलाम साहब को 9वां स्थान मिला था, यानी वे उस पोजीशन के लिए क्वालिफाई करने से सिर्फ एक रैंक से चूक गए थे। दोस्तों, ये सब होने के बाद कलाम साहब बहुत निराश हो गए थे। वे इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि वे कैसे सक्सेस के इतने करीब जाकर फेल हो गए। इस गम से उबरने के लिए और सीने में इस भारीपन को लिए हुए वे ट्रैकिंग करते करते ऋषिकेश पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद कलाम साहब की मुलाकात स्वामी शिवानंदा से हुई। कलाम साहब को स्वामी जी से मिलते ही एक असीम शांति का अनुभव हुआ और स्वामी जी ने कलाम साहब का मार्गदर्शन किया। इसके बाद कलाम साहब दिल्ली वापस आए और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जिस नौकरी के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने उसके रिजल्ट्स के बारे में जानना चाहा और उनका सिलेक्शन एज ए सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में हो गया था। दोस्तों, बहुत कम लोगों में ये गुण होता है जो मानते हैं कि असफलता यानी फेलियर्स हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ अच्छा सिखाने आते हैं, हमें मजबूत और बेहतर बनाने आते हैं, जो हमें अपनी ज़िंदगी के उस वक्त में समझ नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी की राह में उन फेलियर्स को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमें हमारी असफलता एक नई दिशा की तरफ ले जा रही है। ऐसा ही कुछ कलाम साहब की ज़िंदगी में हो रहा था। एक नई दिशा, एक नया अवसर उनका इंतज़ार कर रहा था, ज़िंदगी में आगे बढ़कर कुछ कर दिखाने का। 3 साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करने के बाद कलाम साहब की पोस्टिंग एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE बेंगलोर में हो जाती है, जहां पर उन्हें एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया था, जिसमें उन्हें अपनी टीम के साथ एक हॉवरक्राफ्ट डिज़ाइन करना था और ये काम इतना आसान नहीं था। लेकिन 1 साल के कड़े प्रयास के बाद कलाम साहब और उनकी टीम ने हॉवरक्राफ्ट बना लिया था, जिसका नाम रखा गया था नंदी। नंदी की सफलता के बाद कलाम साहब को इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च से रॉकेट इंजीनियर की पोजीशन के लिए इंटरव्यू कॉल आता है, जिसको अटेंड करने वे मुंबई जाते हैं और वहां उनका सिलेक्शन हो जाता है। इनकोस्पार यानी इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च में वे डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम में आ जाते हैं, जो एक जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे। ईयर 1963 में विक्रम साराभाई की टीम से कलाम साहब को साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग टेक्निक्स की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है, जिसके लिए कलाम साहब को 6 महीने के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा US में जाना था, जो एविएशन फील्ड में एक बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, कलाम साहब जब अपनी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद नासा से वापस इंडिया लौट कर आए थे, तो ईयर 1969 में उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO की शुरुआती टीम को ज्वाइन किया था, जहां पर उन्हें बहुत असुविधाएं आई थी। लेकिन कलाम साहब असुविधाओं पर कम और उनसे उभरने पर ज़्यादा ध्यान देते थे।
कलाम साहब को केरला में तिरुवनंतपुरम के पास एक छोटे से गांव तुम्बा में भेजा गया था, जहां पर इनकी पूरी टीम को इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन सेटअप करना था। इस छोटे से गांव में कलाम साहब और उनकी टीम को सारी तैयारियां शुरुआत से करनी थी। इस प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट भी नहीं किया गया था। इस गांव में एक चर्च था, सेंट मैरीज चर्च, और उसी चर्च को कलाम साहब और उनकी टीम ने अपना ऑफिस बनाया। समुद्र के किनारे उन्होंने रॉकेट का लॉन्च पैड बनाया और वहाँ जो गौशाला थी उसको इन सब ने अपनी लेबोरेटरी बनाया। और चर्च के जो फादर थे उनके घर को उन्होंने वर्कशॉप में कन्वर्ट कर दिया। क्या आप विश्वास करोगे दोस्तों, रॉकेट के पार्ट्स को चर्च से लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए उनके पास कोई भी बड़ा साधन नहीं था। वे कभी साइकिल पर तो कभी बैलगाड़ी में रॉकेट के पार्ट्स को ले जाते थे। और अंत में इन सब की मेहनत रंग लाई और ईयर 1963 में उन्होंने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। ईयर 1969 में कलाम साहब की काबिलियत को देखते हुए उन्हें इसरो में इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया था। SLV-3 के साथ साथ उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV पर भी काम करना था। इन प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए कलाम साहब को फंड्स की ज़रूरत थी और इतने फंड्स उनके पास अवेलेबल नहीं थे। जब उन्होंने गवर्नमेंट से इन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स मांगे तो गवर्नमेंट ने कलाम साहब को फंड्स देने से इनकार कर दिया। लेकिन उस समय की हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सीक्रेटली इन एरोस्पेस प्रोजेक्ट के लिए कलाम साहब को फंड्स अलॉट कर दिए ताकि कलाम साहब इन प्रोजेक्ट को अंजाम दे सकें। और फिर कलाम साहब ने दिन रात फोकस्ड होकर इन प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, उनकी इसी डेडिकेशन और लीडरशिप की वजह से उन्होंने भारत के लिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार किया और बहुत सारे मिसाइल्स भी लॉन्च किए, जो हिंदुस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी। कैसा रहा होगा उनके लिए सफ़र, देखेंगे अगली वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।